Yes, a wonderful good afternoon to all. Let's start and welcome you in this lecture. आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नरेशन के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन। और नरेशन को अगर हम देखें तो इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। सबसे पहले बच्चों नरेशन है क्या? तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है बेटा समझने का। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन। और ये कथन क्या होता है? तो देखो कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना होगा आपने ऐसा? यस या नो? यस सर। आपने सुना होगा। ये बात किसके द्वारा कही गई है? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये किसका कथन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथन है। कथन को हम क्वाटेशंस भी बोलते हैं। कथन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्वाटेशंस। ठीक है, ओके, क्वाटेशंस। ये क्वाटेशंस भी क्या होते हैं? आपके कथन होते हैं। सो देखिए क्वाटेशंस है या फिर आपका नरेशन है, इसको हम हिंदी में कथन कहते हैं। कथन का इंग्लिश वर्ड अगर मैं बोलूं तो क्वाटेशंस भी है, लेकिन एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर क्या डिफाइन किया जाता है? कथन के बारे में डिफाइन किया जाता है। किस रूप में? दो रूप में। एक बार तो बच्चों डायरेक्ट स्पीच में और एक बार इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर है? कई बार कुछ बुक्स के अंदर आपने देखा होगा नरेशन इस टॉपिक का टाइटल नहीं होता। इस टॉपिक का टाइटल होता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इज दैट क्लियर? तो कई जगह आप पुरानी पुस्तकों में जो हमारी एंशिएंट बुक्स हैं, एंशिएंट बुक्स ये नहीं कि मैं कोई आपको 13वीं सदी की बुक्स कह रहा हूं, कुछ पुराने पब्लिशर्स की जो बुक्स हैं, ठीक है, जो रिसेंट हमारे एडिशंस आए हैं बुक्स के, जिस पब्लिशर ने बुक को पब्लिश किया है, तो उसमें तो मेनली लेटेस्ट बुक्स में तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से इस टॉपिक को इंटाइटल किया गया है। लेकिन पुराने जो हमारी बुक्स थी उनमें इसको क्या कहा जाता था? नरेशन कहा जाता था। इज दैट क्लियर? बात एक ही है। नरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? कथन। क्लियर है? क्या कहेंगे? कथन। ठीक है। सो अब देखिए कथन का हमने एग्जाम्पल लिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कथन क्या होता है? किसी के द्वारा कही हुई बातें। ठीक है, कथन क्या होता है? तो बच्चों कथन होता है किसी के द्वारा कही हुई जो की तो बातें। किसी के द्वारा कही हुई जो की तो, जैसा उसने कहा जो की तो बातें, वही क्या कहलाती हैं? कथन कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? कथन कहलाती हैं। यानी किसी के द्वारा कही हुई जो की तो बातें रखना, ठीक है, वही कथन कहलाता है। क्लियर है? सो नरेशन के कितने पार्ट्स हैं? नरेशन के दो पार्ट हैं, या फिर नरेशन की हम ये कह सकते हैं दो टाइप हैं एक्चुअल में। कौन कौन सी? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एक नरेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? तो अब देखिए ये पूरा क्या हुआ? कथन हुआ। यहां तक क्लियर है सबको?
समझ में आया? अब इससे आगे समझते हैं, ठीक है? तो बेटा कथन क्या होता है ये भी आप सबको क्लियर हो चुका है। अब जो है नरेशन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दो भागों में यहाँ पे लिखी हुई है, यानी नरेशन को ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं क्योंकि ये नरेशन के ही पार्ट हैं। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ से डायरेक्ट स्पीच को यूजुअली इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ने की जरूरत है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर अब बेसिकली दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो पार्ट्स हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हैं और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? डायरेक्ट स्पीच कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो में। क्या नाम है उसका? रिपोर्टिंग वर्ब नंबर 1 और नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इस डायरेक्ट स्पीच को किस में कन्वर्ट करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में मीन्स क्या करते हैं? मीन हम नरेट करते हैं। मीन क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? नरेट करते हैं। ठीक है, नरेट करते हैं किसको? क्वोटेशंस को। किसको? क्वोटेशंस को, कथन को। ठीक है, कथन को क्या करेंगे हम? नरेट करने का काम करेंगे। और नरेट का मीनिंग क्या होता है? नरेट का मीनिंग होता है बेटा वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। एक बार हम कथन को लिखते हैं और उसके बाद में फिर क्या करते हैं? उसको वर्णित करते हैं, उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसके मीनिंग में चेंजेस आ जाते हैं। फाइन। तो हम क्या करेंगे? मतलब हमारा करने का मकसद क्या है? हमारा करने का मकसद क्या है? तो मकसद क्या है? नरेट करने का मकसद है। किसको? क्वोटेशंस को। क्यों? ताकि हम उसके मीनिंग में चेंज ला सकें। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आई ये बात? हम किस लिए करते हैं? ताकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नरेट करके, वर्णन करके उसके मीनिंग में चेंजेस ला सकें। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब सबसे पहले नंबर की क्यूरी क्या है? अगर हम समझे तो he said इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसके बाद he said I am a good boy, he said I am a good boy, I am a good boy, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है। ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। और ये प्लेस किसका है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे नहीं दे रखा, अंडरस्टूड है? यस या नो? ये प्लेस किसका है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको सेंटेंस सिखाए हैं बच्चों, तो सेंटेंस में मैंने आपको बेसिक क्या सिखाया है? सेंटेंस का बेसिक यही सिखाया बेटा कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस या नो? यस सर। तो देखिए, अगर कोमा लगा हुआ है बीच में, इसका मतलब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। यस या नो? तो इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो पहला वाला पार्ट ये हमारा यहाँ पे है, ये क्या हो गया? अगर हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या रहेगा? ये रहेगा जो इससे पहले आएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? जो इसके तुरंत
तुरंत बाद आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब बीच में कोमा है, अब फिर से इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक पार्टीशन दिया गया है। यहाँ बीच में क्या दिया गया है, कथन दिया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। यस या नो? अब इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो दिया गया है उसी को क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कथन। आया समझ में? कथन क्या क्या माने, किसी के द्वारा कई भी बात को, किसी के द्वारा कई भी बातों को जो की तो बातें रखना, किसी के द्वारा जो की तो बातें रखना, वही क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। आया समझ में? और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले हिस्से को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? रिपोर्टेड स्पीच। फाइन। ये वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करने का ट्रिक क्या है, जर्नल आपकी कंसाइंस क्या होनी चाहिए। कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या देखना है, देखो यहाँ इन्वर्टेड कोमास है, यहाँ इन्वर्टेड कोमास है, दोनों के बीच में इस सेंटेंस को रखा गया है। यही क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। यही हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी सेंटेंस है वैसा ही क्या लग जाएगा, स्ट्रक्चर लग जाएगा, सीक्वेंस लग जाएगा। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो स्ट्रक्चर क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या, फुल स्टॉप। टेंसेस में सिखाए थे मैंने आप लोगों को, यस या नो? अब बीच की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हर एक टेंस की अलग अलग वेरी करेगी, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है। यस या नो? सीक्वेंस में जो बेसिक्स है वो सेम रहेंगे। अब उसके बाद यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो बीच में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अब आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब की मेन वर्ब आ जाएगी। अब जो भी जिस फॉर्म में है, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। चाहे टेंस कोई भी क्यों ना हो, तो क्वाटेशन जो है या तो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगी, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगी, या फिर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में मिलेगी, या फिर ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगी, या फिर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में मिलेगी, या फिर ये आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस में मिलेगी, या फिर ये आपकी किस में मिलेगी, एक्सक्लेमेटरी में मिलेगी। इससे अलावा तो ये मिल ही नहीं सकती। WH वर्ड में मिल सकती है, यहाँ पे WH वर्ड में आपका सेंटेंस मिल सकता है, इससे अलावा नहीं मिल सकती। यानी अब हमारा क्वेश्चन ये उठा कि डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो कितने सेंटेंसेस में मिलेगा, तो वो कितने सेंटेंसेस में मिल सकता है, अफर्मेटिव एक, नंबर 2 कौन सा है, नेगेटिव, नंबर 3 कौन सा है, इंटरोगेटिव, नंबर 4 कौन सा हो सकता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नंबर 5 कौन सा हो सकता है बच्चों, तो वो होगा आपका WH वर्ड। यस या नो? नंबर 6 कौन सा हो सकता है, WH वर्ड प्लस नेगेटिव भी हो सकता है, WH वर्ड प्लस नेगेटिव भी हो सकता है। यस या नो? अब उसके बाद आपका नंबर 7 इंपेरेटिव में हो सकता है, नंबर 8 किसमें हो सकता है, आपका ऑप्टेटिव में हो सकता है, और नंबर 9 किसमें हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी में हो सकता है। क्लियर है? इससे बाहर आपका कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में नहीं आना। क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसका
अच्छे से दिमाग में आपको सेटअप करना है कि एक रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली कितने सेंटेंसेस में लिखा जा सकता है। तो अफर्मेटिव में लिखा जा सकता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबको आता है? अरे यस या नो? नहीं आता तो आप मेरे टेंस की वीडियोस देखिए, टेंस के लेक्चर जो है अच्छे से आप देखिए, और उसमें मैंने हर एक टेंस के आपको सीक्वेंसेस दिखाए हुए हैं। बीच में से क्या निकाल दो? उसकी हेल्पिंग वर्ब निकाल दो और उसकी मेन वर्ब निकाल दो। सीक्वेंस क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे। यस या नो? अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर लग सकता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर लग सकता है? अरे क्या लग सकता है? स्ट्रक्चर ये लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यदि आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। डब्ल्यूएच वर्ड का आपको स्ट्रक्चर आता होगा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यस या नो? फिर मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा। अब इसका क्या स्ट्रक्चर है? अरे सबसे पहले मेन वर्ब आ जाएगी, सबसे पहले इंपेरेटिव में सबसे पहले क्या आती है? मेन वर्ब आ जाएगी, फिर कोई प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, या प्रीपोजिशन कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब आ सकती है और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। किसका? अरे किस सेंटेंस का? इंपेरेटिव सेंटेंस का। क्लियर है? उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस आ सकता है रिपोर्टेड स्पीच में, वो कौन सा रहेगा? वो हमारा ऑप्टेटिव रह सकता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है। यस या नो? मेन वर्ब आ जाएगी, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब, और प्लस में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। पहले में भी आ सकता है कई सेंटेंस में। यस या नो? यू मे लिव लॉन्ग, ये भी तो ऑप्टेटिव ही हुआ। यस या नो? यू मे लिव लॉन्ग, ऐसे भी तो आ सकता है, यानी पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी है तो पहले उसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाएगा। ठीक है? यस या नो? पहले क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाएगा। ठीक है? हुर्रा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आपका प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब, और प्लस में क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। क्लियर है? कई ऑप्टेटिव आपके सेंटेंसेस के अंदर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। क्लियर है? ये टाइप के सेंटेंसेस रहने वाले हैं किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पता लगा? 2 में। क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहा हूं। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के कोई पार्ट नहीं होते। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। कौन से? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टिंग स्पीच। ये रहे रिपोर्टिंग वर्ब और ये रहा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अब आपसे पूछे इनडायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच के कोई भाग नहीं होते। इनडायरेक्ट स्पीच एक इक्वल सेंटेंस होता है, एक सिंगल सेंटेंस बनता है बाद में। आया समझ में? डायरेक्ट स्पीच को आप जो है क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं तो बीच में कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजंक्शन लगा के उस सेंटेंस को क्या कर दिया जाता है? एक साथ जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? एक साथ जोड़ दिया जाता है और यहाँ पे सेंटेंस को दोनों को अलग अलग रखा जाता है। कौन से? उसमें डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को अलग अलग रखा जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस के साथ क्या होता है? सेंटेंसेस को जोड़ दिया जाता है। ठीक है?
ओके, उसके मीनिंग में चेंज कर दिया जाता है, वही क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्यों था, क्योंकि मेरा जो अगला सवाल है, ये सब यहां तक सबको क्लियर है, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। अगला मेरा जो अभी नेक्स्ट स्लाइड है जिस पे बैठिए, आगे जो सिखाने वाला हूं वो क्या है, तो देखिए आपको कथन भी क्लियर है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी क्लियर है। यहां से आपको सारा अब तक जितना मैंने बताया ये सारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जो है नरेशन और हमारा एक बार फिर से डायरेक्ट स्पीच और ये रहा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों अब इसमें आगे क्या है, कंफ्यूजन क्या रहती है, सो कंफ्यूजन क्या रहेगी, कंफ्यूजन रहेंगी हमारे सामने। सबसे नंबर की पहली कंफ्यूजन क्या है, सबसे पहले नंबर पर जो कंफ्यूजन हम रखेंगे वो यही है कि बच्चे नरेशन को सॉल्व करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कई बार वॉइस के रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं, यानी बनानी होगी वॉइस और आधे जो रेंज उनके दिमाग में रहेगी वो रहेगी नरेशन की, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में काफी हद तक जो है वो ये दोनों टॉपिक आपस में बच्चों को ऐसा लगता है कि मिलते जुलते हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कई बार बच्चा वॉइस में नरेशन के रूल लगा देता है और कई बार नरेशन में वॉइस के रूल लगा देता है, ये जनरल कंफ्यूजन रहती है। तो इसको देखो मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट से समझा देता हूं। एक नरेशन जो चलती है वो चलती है बेटा सेंटेंस टू सेंटेंस, सेंटेंस टू अफर्मेटिव, ठीक है, सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर है, सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी एनी सेंटेंस चेंज इनटू अफर्मेटिव, एनी सेंटेंस चेंज इनटू अफर्मेटिव, कोई भी जो आपका सेंटेंस है यहाँ पे वो किस में होके चेंज आ जाएगा, लास्ट में अफर्मेटिव में चेंज होगा। एनी सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे वॉइस जो है आपकी वो हमेशा बेटा चलती है आपकी सेंटेंस टू सेंटेंस आपकी वॉइस रहेगी। यानी मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि जिस सेंटेंस में आपकी एक्टिव वॉइस है उसी सेंटेंस में आपकी पैसिव वॉइस रहेगी। जिस सेंटेंस में आपकी एक्टिव वॉइस है उसी सेंटेंस में आपकी क्या रहने वाली है, पैसिव वॉइस रहने वाली है। क्लियर है? ओके, पहला डिफरेंस इसके बीच में सबसे बड़ा यही है। इसके अंदर कोई भी सेंटेंस हो आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो इनडायरेक्ट स्पीच में किसमें कन्वर्ट होने वाला है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होने वाला है। ठीक है, पहला डिफरेंस दोनों के बीच में समझ में आया। वॉइस क्या कहती है और वॉइस में क्या होता है, वॉइस में सेंटेंस टू सेंटेंस चेंज होते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस टू सेंटेंस, ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नीचे अफर्मेटिव में उसका सीक्वेंस लग के क्या बनेगी, वॉइस, पैसिव वॉइस बन जाएगी। लेकिन नरेशन के अंदर ऐसा नहीं है। यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल आपके किस स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में यहां पे यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में मान के चलिए आपका अफर्मेटिव इंटरोगेटिव है जो भी है, तो वो आके चेंज किस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी सेंटेंस है वो उसी में रहेगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, आप नरेशन बनाएंगे बेटा तो नरेशन हमेशा पास्ट फॉर्म में, यानी आप यहाँ पे कोई भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है,
चाहे वो प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है, उसकी फॉर्म क्या रहेगी, पास्ट रहेगी। यानी जो उसका टेंस जो चेंज होगा वो किस में टेंस में चेंज होके आएगा, पास्ट में चेंज होके आएगा। कोई भी अफर्मेटिव कोई भी आपका डायरेक्ट स्पीच का यानी डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस है और उसके अंदर टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है, वो चेंज होके किस में आएगा, पास्ट में आएगा। इज दैट क्लियर? उसकी जो वर्ब है वो किस में चेंज होगी, पास्ट में चेंज होगी। अब इसमें क्या है, वॉइस के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस दो मैं आपको बता रहा हूं। वॉइस के अंदर सबसे बड़े डिफरेंसेस क्या है, इसके अगर मैं बात करूं तो इसमें पास्ट आएगा। यहाँ पे इज का डायरेक्ट स्पीच में तो नीचे वाज हो जाएगा, यस या नो। ऊपर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में आपका विल है तो नीचे आके वुड हो जाएगा, पास्ट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन यहाँ पे वॉइस के अंदर ऐसा नहीं होता। वॉइस के अंदर यहाँ पे ये अगर प्रेजेंट है तो उसी का प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे पास्ट है तो उसी का पास्ट रहेगा, क्लियर है। और ये यहाँ पे यदि फ्यूचर है तो उसी का फ्यूचर रहेगा। यानी इसमें क्या चलता है, टेंस इज इक्वल टू टेंस इज इक्वल टू टेंस, यानी सेम टेंस में एक्टिव वॉइस रहेगी, सेम टेंस में एक्टिव वॉइस आएगी आपकी। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगी। क्या अगला उसका सीक्वेंस आ जाएगा, अगला उसका टेंस आ जाएगा, लेकिन फॉर्म प्रेजेंट ही रहेगी। आया मेरी बात समझ में? फॉर्म क्या रहेगी, प्रेजेंट ही रहेगी। कोई भी टेंस हो प्रेजेंट का प्रेजेंट में जाके चेंज होता है, किसमें, वॉइस के अंदर। लेकिन नरेशन के अंदर कोई भी टेंस हो जाके किसमें चेंज होगा, पास्ट में ही होगा। आया मेरी बात समझ में? और जो पास्ट के टेंस है नरेशन के अंदर वो भी पास्ट में ही चेंज रहते हैं, ठीक है। चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके चेंजेस रहते हैं। ये सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हो गई। ये सेंटेंस टू सेंटेंस चलता है, ये कोई भी सेंटेंस हो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा इसमें, और इसमें कोई भी टेंस हो पास्ट में कन्वर्ट होगा, और इसमें टेंस इज इक्वल टू टेंस यानी सेम टेंस में जाके कन्वर्ट होता है। इज दैट क्लियर? दोनों के बीच में कंफ्यूजन समझ में आई। अब है नेक्स्ट। अब इसमें आगे बेटा समझने के लिए क्या है, देखिए अब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच हम कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ग्रामर मींस अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर का अर्थ ही रूलों के एक किताब से है, ठीक है। सो कन्वर्ट करना पड़ेगा तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कुछ कन्वर्सन में इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है। अब मैंने कहा आपको कोई भी सेंटेंस है, कोई भी एनी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है, मैं स्पेसिफिकली नरेशन की बात कर रहा हूं। एनी सेंटेंस वो चेंज होके किस में जाएगा, चेंज होके किस में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा। तो यस या नो? यस सर। लेकिन हर एक सेंटेंस के अंदर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, उसका कन्वर्ट करेंगे, जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या डिफरेंस आएंगे। तो डिफरेंस नंबर 1 ये आएगा बेटा, डिफरेंस नंबर 1 ये आएगा कि जैसे ही आप किसी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस किसका, रिपोर्टेड स्पीच, सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर, सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर
सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। वह इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ जो जैसा सेंटेंस है उसी अनुसार आपकी जो कंजंक्शन है, जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो उसकी कनेक्टिंग वर्ड है उसमें भी चेंज होगा। कंजंक्शन में कनेक्टिंग वर्ड किसको कहते हैं? कंजंक्शन को कहते हैं जो दो चीजों को जोड़ने का काम करती है, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, जैसे राम एंड श्याम। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या है बताइए? एंड है, तो यस या नो? उसी प्रकार से कनेक्टिंग वर्ड में भी परिवर्तन होगा। क्या लिखा है मैंने? ये लाइन नोट कर लेना, इस लाइन को, बहुत खास लाइन है बेटा ये, ठीक है, समझने के लिए। क्या लाइन है? यदि सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, उसके आधार पर ही, यानी जैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? जैसा सेंटेंस है। फॉर एन एग्जांपल मानिए वो इंपेरेटिव है, मान लीजिए वो इंटरोगेटिव है, उसी के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ कनेक्टिंग वर्ड यानी जो कंजंक्शन लगेगी वो भी किसके आधार पे वेरी कर जाएगी? किसके आधार पे चेंज कर जाएगी? सेंटेंस के आधार पे चेंज कर जाएगी। आया समझ में? ठीक है। सो अब ये बिल्कुल बेसिक था, यानी इसके रूल्स क्या, किस पे? इसके रूल्स किस पे आपके चेंज होंगे? रूल्स सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस इसके अलग अलग रूल्स हैं। आया समझ में? सेंटेंस टू सेंटेंस अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। आया समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? यानी क्या चीजें सबसे पहले चेंज रहती हैं? सेंटेंस चेंज रहेगा तो क्या हो जाएगा? रूल्स रेगुलेशन भी चेंज हो जाएंगे। किसमें? नरेशन के टॉपिक में। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल के बेसिक्स पे हम एक सेंटेंस को, नरेशन को अब आगे क्लियर करेंगे। राम said to me, you are going to market। ये रहा आपका सेंटेंस। क्लियर है? राम सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट। सबसे पहले ये कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पता लगा? इन्वर्टेड कॉमास। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है और क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब ये रही क्या? सेड टू। कई बार एग्जामिनर चकमा देने के लिए सेंटेंस को उल्टा कर देता है। पहले रिपोर्टेड स्पीच लिख देगा और उसके बाद पीछे क्या दे देगा? रिपोर्टिंग वर्ब दे देगा। आया समझ में? जीरो टू एडवांस पढ़ा रहा हूं आपको, सब फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे हम। यानी मेरे कहने का अर्थ क्या है बच्चों? एग्जामिनर जानबूझकर आपको फंसाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बच्चे सेट कर लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वही मिलेगी जो पहले आएगी। ऐसा नहीं है, कई बार कुछ सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे रख दिया जाता है। ठीक है, रिवर्स कर दिया जाता है, सेंटेंस को उल्टा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब ये रही। रिपोर्टिंग स्पीच को पहचानने की सबसे यूनिक टेक्निक क्या है? वो यही है। ये देखो इन्वर्टेड कॉमास अगर है तो वही क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इज दैट क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कहां पे है? ये रहा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब कहां पे है? ये रही। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब कहां पे है?
इसके तुरंत बाद ये रही, और रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा। अब देखिए जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है उसको पता है, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट, तो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यस या नो, या ये सिंपल सेंटेंस है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या स्टेटमेंट है, सब एक ही नाम है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बेसिकली 4 नाम और हैं, टोटल इसके 5 नाम हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, असर्टिव, उसके बाद डिक्लेरेटिव, सिंपल, स्टेटमेंट, ये सारे नाम किसके हैं, साधारण वाक्य के ही हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, तो तुरंत पहचान में। अब देखिए इसके ऊपर रूल्स किसके लगेंगे, किसके रूल्स लगेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल लगेंगे। यस या नो, और उसमें सबसे 2 बेसिक रूल्स क्या बताए हैं, सबसे 2 बेसिक रूल्स क्या बताए बेटा, सबसे 2 बेसिक रूल बताए मैंने आपको। एक तो यहाँ पे इस इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए जो कंजंक्शन लगेगी, जो कनेक्टिंग वर्ड लगेगा इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जो कनेक्टिंग वर्ड लगेगा वो इस सेंटेंस के आधार पे डिसाइड होगा। और एक जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंज होने हैं वो किसके आधार पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे इस साइड में रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, क्योंकि जो ही बाकी, अब देखो टेंस का फॉर्मेट है वो तो सेम रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोई भी टेंस किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। ठीक है, पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, मेरी बात समझ रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे जो ही सेंटेंस चेंज हो जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड भी चेंज हो जाएगा, इन दोनों सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, और रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस को अगर बढ़ाएं तो रिपोर्टेड स्पीच के का क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट आता है। यस या नो, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं राम। अब यह कहेंगे सर राम में कोई चेंज क्या, करने की जरूरत ही नहीं है। रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई चेंज नहीं होता है। आया समझ में, उसको एज इट इज लिख देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चाहे टेंस कोई भी हो, सबसे पहला चेंज मायने रखता है। यस या नो, सबसे पहला काम है मायने रखता है। तो पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन ही करना है। ठीक है, पहला काम मायने रखता है। अगर पहला काम सही ना हो तो दूसरा काम यहाँ पे सही करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका वाक्य गलत मान लिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे आपका पहला कदम बहुत हद तक मायने रखता है। सारा का सारा खेल पहले कदम पे टिका हुआ है। यदि पहला कदम ही गलत टेक दिया तो फिर आपके यहाँ पर आगे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका सेंटेंस गलत कंसीडर कर लिया जाएगा। तो पहला कदम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन है, उसके लिए क्या करना है, हमेशा पैनी नजर बना के रखनी है। किसके ऊपर है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, आया समझ में। स्वीकार करना है और आपको बराबर स्वीकार करना है, तो पैनी नजर आपको बना के रखनी पड़ेगी। रे यस या नो। तो यहाँ पे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन है, और रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन के लिए आपको मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। पैनी नजर बना के रखनी पड़ेगी। पैनी नजर रखनी पड़ेगी आपको। किसके ऊपर रखनी पड़ेगी बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर। अब बच्चे कहेंगे सर कहां, क्या देखें, ये देखो ये
या नो? अब देखो said to है तो अफर्मेटिव में क्या चेंज रहेंगे? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन क्या रहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज क्या रहेगा, ये समझने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए यदि यहाँ पे अकेला सेड दिया हुआ है, ये तो इसके साथ प्रीपोजिशन है, तो क्या है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगर इसके साथ अकेला सेड टू आया हुआ है, अकेला सेड आया हुआ है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाएंगे अकेला सेड, मान लीजिए यहाँ पे टू नहीं है, यहाँ पे टू नहीं है, इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या रहेगा, सेड का सेड ही, यहाँ पे लिख देता हूं नीचे, राम सेड का क्या रहेगा बच्चों, सेड ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, टू नहीं है, इसके आगे टू नहीं है, तो इसका मतलब वो एज इट इज रहना है, ठीक है। और टू आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे टू आ गया, तो ये टोल्ड में बदल जाएगा, किसमें, टोल्ड में बदल जाएगा। तो अब इस सेड को मैं किस में कर दूं, टोल्ड में चेंज कर दूं। क्यों, क्योंकि सेड के साथ टू आ गया, क्लियर है। अब मान के चलिए यहाँ पे सेड की जगह से टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, से टू, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं, जानकार बच्चे, वो तुरंत समझ जाएंगे से टू तो यहाँ सर इस सेंटेंस में तो आ ही नहीं सकता, अरे आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, एस या एस वर्ब के साथ लगना है, क्या लग जाएगा, एस, तो इसमें क्या आएगा, सेज टू, क्या रहेगा, सेज टू। तो सेज टू है तो किसमें हो जाएगा, टेल्स में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये नीचे जाके टेल्स में हो जाएगा। अब इसके साथ मानिए टू नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसके साथ टू नहीं दिया हुआ, तो सेज का सेज ही रह जाएगा, ठीक है, ये सेज का यहाँ पे सेज ही रह जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद मानिए यहाँ पे से की जगह यहाँ पे से टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे जाके ये किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा, क्लियर है, ओके। यहाँ पे मान लीजिए आई है, आई से टू, ठीक है, आई से टू यू, आई से टू यू, ये सेंटेंस मान लीजिए, तो यहाँ पे से का नीचे जाके क्या रह जाएगा, से टू है तो क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ठीक है, से टू है तो टेल हो जाएगा, फाइन, ठीक है। अब देखिए अब अकेला से है तो से का से ही रहेगा, अकेला यहाँ पे से है, अकेला मान लीजिए यहाँ पे से है, आई से, तो यहाँ पे नीचे भी से ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अकेला से है तो यहाँ पे नीचे से का से ही रहेगा, और अकेला सेज है तो यहाँ पे नीचे जाके सेज ही रहेगा, नीचे जाके क्या रहेगा, सेज ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेज है अकेला, तो यहाँ पे भी जाके इसका सेज ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया समझ में, बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं, जिसको नहीं आता वो भी आज इस नरेशन सीख के जाएगा इस क्लास में। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके चेंजेस क्या करने हैं वो समझ में आए। कौन से सेंटेंस के करवाए हैं, अफर्मेटिव के करवाए हैं। कौन से के, अफर्मेटिव के। क्यों करवाए, क्योंकि जैसा ही आपको सेंटेंस वेरी करेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब भी वेरी कर जाएंगे, उसके चेंजेस। आया समझ में, क्योंकि हमारा पहला ही मुख्य काम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यही होता है, क्या देखना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को। और रिपोर्टिंग वर्ब देखते ही जब चेंज करने बैठो तो पहली नजर बनाओ किसके ऊपर, रिपोर्टेड स्पीच के
के ऊपर। जैसा सेंटेंस वैसी रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस। आया समझ में? उसके बाद अब देखिए राम, और राम का यहाँ पे सेज रह गया राम सेज। अब टू यू, तो यहाँ पे राम सेज, ठीक है। अब राम का क्या हो जाएगा? टेल्स, राम टेल्स, ठीक है। अब ये सेज टू किस में बदला है? टेल्स में, तो टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राम सेज और टू मी है यहाँ पे, तो टू मी आ जाएगा। राम से टेल्स मी, राम टेल्स मी। मैंने आपको कहा था रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा किसमें चेंज होगी? पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट। देखो सैड था, सैड ही रहा, और सैड था टोल्ड हो गया, और उसके बाद सैड टू टोल्ड हो गया। यस या नो? सैड टू टोल्ड हो गया, सेज टू टेल्स रहा। रिपोर्टिंग वर्ब उसी टेंस में रहती है। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा उसी टेंस में रहेगी, ठीक है, जिस टेंस में वह है, जिस टेंस में वह मूल रूप से है, जिस टेंस में वह मूल रूप से है, ठीक है। एक बात आपको मूल रूप से है। अब आप ये कहेंगे सर आप तो ये कह रहे थे कि कोई भी टेंस है वो पास्ट में चला जाएगा। ये बात मैं किसके ऊपर कह रहा हूं? रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर कह रहा हूं। किसके ऊपर? रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। यहाँ पे जो टेंस है वो किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। आया समझ में? प्रेजेंट का कोई भी टेंस है किस में जाएगा? पास्ट में। और पास्ट का कोई टेंस है किस में जाएगा? पास्ट में रहेगा। और फ्यूचर का कोई टेंस है तो भी किस में जाएगा? पास्ट में ही जाएगा। इज दैट क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर ये नियम लागू रहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इस नियम से फ्री है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहती है कि जिस टेंस में मैं हूं उसी में इनडायरेक्ट में आऊंगी। यदि मैं प्रेजेंट में हूं तो प्रेजेंट में आऊंगी, पास्ट में हूं तो पास्ट में आऊंगी, और फ्यूचर में हूं तो फ्यूचर में आऊंगी। ये उस दुल्हन की तरह है जो कहती है जैसी हूं वैसी तुमसे शादी करूंगी, मंजूर हो तो शादी कर लो वरना तुम्हारी इच्छा। आया समझ में? ओके। बहुत बोल्ड डिसीजन लेती है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब सभी सेंटेंसेस के अंदर क्या रहती है? एक ही टेंस में, जिस टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच में है उसी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में रहती है। अपना टेंस चेंज नहीं करती। कौन? रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपने टेंस को चेंज नहीं करती। पास्ट में है तो पास्ट में नीचे आएगी, इनडायरेक्ट में यानी डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे मान लीजिए पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी ये पास्ट में ही आएगी। ये प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट में भी ये प्रेजेंट में आएगी, और ये फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट में भी ये फ्यूचर में ही आएगी। आया समझ में? उसके बाद अब जो है बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, ओके, बीच में लड़ाई हो गई। रिपोर्टिंग वर्ब उस दुल्हन की तरह है जो शादी करने से पहले सारी शर्त खोल लेती है। रिपोर्टिंग वर्ब कहती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये कहती है, रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे कहती है कि यदि मैं फ्यूचर या फिर प्रेजेंट, यदि मैं फ्यूचर या फिर प्रेजेंट, ठीक है, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में हूं ना, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में हूं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब कहती है यदि मैं प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हूं। अब यहां पे मान लीजिए शेज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, तो ये कहती है
कि रिपोर्टेड स्पीच को कोई अधिकार नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच को कोई अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा क्या करने का, टेंस चेंज करने का, टेंस चेंज करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आया समझ में? रिपोर्टिंग वर्ब अपनी शादी से पहले सारी बातें फिक्स कर लेती हैं। यदि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो तुम्हारे अंदर, यदि अगर मैं काम ना करूं, अगर मैं काम ना करूं और यदि मेरे अंदर कोई कमी हो, ठीक है, तो तुम मुझे बोल सकते हो, लेकिन मेरी दो चॉइस हैं। क्या दो चॉइस हैं? अच्छे से खाना खाऊंगी और सम्मान के साथ जीऊंगी, तुम मेरा इसमें बाधक नहीं बन सकते हो, तुम मुझे बीच में रोके नहीं सकते हो। ये दो शर्त रखती है किसके सामने? रिपोर्टेड स्पीच के सामने। रिपोर्टेड स्पीच दुल्हा है, किसका दुल्हा है? रिपोर्टिंग वर्ब का दुल्हा है, जिससे वो दो नियम, दो शर्तें रख लेती है। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, अन्यथा टेंस में चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यानी टेंस में चेंज होगा तो किसकी मर्जी से होता है? रिपोर्टिंग वर्ब की मर्जी से। समझ में आया? तो यहां पे राम सेज टू मी, तो इसका क्या हो गया? राम टेल्स मी। अब देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको कनेक्टिंग वर्ड लगाने की पावर दी गई, वो है दैट। ठीक है, आया समझ में? ये दो यहां पे बीच में अवरोधक के रूप में है, बैरिकेड के रूप में है, तो आपको पावर दे दी किसने? अरे किसने? रिपोर्टिंग वर्ब ने। क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस को आपने देख लिया, तो इस सेंटेंस को देखते ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को खोलने की चाबी क्या है? दैट है। आया समझ में? दैट। ओके, अब दैट इसकी कमजोरी है, दैट लगाते ही इसको इसके साथ मिलना पड़ेगा, तो ये इसका क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है, इसकी कंजक्शन है। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव में। तो राम टेल्स मी दैट। आया समझ में? उसके बाद अब आगे क्या करना है हमें? रिपोर्टिंग स्पीच के, ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच, कहां तक, कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। ठीक है, जहां से मैंने लाइन खींची और जहां मैंने लाइन छोड़ी, वहां से वहां तक क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तुम ये कहोगे सर हमारे पास तो पेन नहीं है, लाइन कहां से खींचे? तो आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, जहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होंगे और जहां जाके खत्म होंगे, वहीं उसके बीच में जो रहेगा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। क्लियर है? तो अब देखिए, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब तो पहले ही आ चुकी है, ये जो वर्ब है ये रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। आया समझ में? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है? यू। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आर। मेन वर्ब कौन सी है? गोइंग। और प्रीपोजिशन कौन सी है? टू। और मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम किसमें चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होगा। चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, सॉरी,
ठीक है, माफी चाहूंगा, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और चाहे फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में तो चेंज होगा ही होगा। और उसको चेंज करने का फार्मूला क्या है, 1 2 3 और अपॉन सन, ठीक है, अपॉन सन, ये 1 2 3 क्या है, देखिए यहां पे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, यहां पे मानिए फर्स्ट पर्सन है, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच का अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आया समझ में? और यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो उसका रहेगा नो चेंज, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं आएगा, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। सो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।